बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। थोड़ी देर बाद डिनर का कार्यक्रम है। वहां बैठक कल भी होनी है। कल दिल्ली में एनडीए की मीटिंग भी है। दोनों मीटिंग्स को लेकर जब हमारी टीम रिपोर्ट बना रही थी तब ये जानकारी सामने आई थी कि एनडीए की मीटिंग में 25 दल होंगे। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक एनडीए में 38 दल हो चुके हैं। दोनों मीटिंग से क्या निकलकर सामने आ सकता है, आज उसी पर बात होगी। पहले विपक्षी एकता की तैयारी देखिए। 24, 25, 26 ये महज सिर्फ नंबर नहीं, सत्ता की लड़ाई का वो नंबर गेम है जिसके जरिए सत्ता के सिंहासन पर बैठने का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। 24 मतलब अगले साल 2024 में होने वाला चुनाव। 25 मतलब बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की वो संख्या जिसके दम पर सत्ता में वापसी की तैयारी है, और 26 वो नंबर है जिसके दम पर विपक्ष मोदी से सत्ता छीनने की रणनीति तैयार कर रहा है। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच सज चुका है। जो नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं उनकी तस्वीरों से शहर पटा हुआ है। 2 दिनों तक होने वाली बैठक के लिए कई नेता पहुंच चुके हैं, कई पहुंचने वाले हैं, तो कई नेता कल शामिल होने पहुंचेंगे। सबका मकसद सिर्फ एक है, 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना, और इसी के लिए रणनीति बनाने में सब जुट रहे हैं। यहाँ पर भाजपा को आज सत्ता से अलग रखना जरूरी है। हमारी देश के हित में, इस देश की जो हमारी रिपब्लिक का चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो भारत है उसको सुरक्षित रखने के लिए आज जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से अलग रखें। आपने देखा ये वन पार्टी रूल जो चल रहा है उससे सुनवाई राज्यों की भी नहीं हो रही, राज्यों के हितों की नहीं हो रही। तो अलायंस पॉलिटिक्स में ही लोकतंत्र का भला है, इसमें किसी को संशय नहीं। बैठक में जिन बातों पर विचार हो सकता है जरा उसे समझिए। देश भर में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इस पर बात हो सकती है। हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मीटिंग में शामिल दलों की कोशिश न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़ने की है। गठबंधन का नाम क्या हो और नेतृत्व किसके हाथ में हो, इस पर भी बात हो सकती है। पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी। अपने तमाम मतभेद भुला करके विपक्ष के नेता इस बैठक में पहुंचे थे। एक बार फिर से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार विपक्षी दलों के नेताओं की संख्या थी 15, तो वो संख्या बढ़ के इस बार हो गई है 26। महागठबंधन का जो मिशन है वो काफी बड़ा है, इसलिए इस बार सेकेंड राउंड में छोटे दलों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की चुनावी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 24 की चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है वो ख्वाहिशें सबकी एक है, खानदान अनेक है। जब ख्वाहिशें एक हो और खानदान अनेक हो तो फिर खटपट तो होना स्वाभाविक है। महागठबंधन की एकता को लेकर बीजेपी का जो आकलन है उनमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। अब देखिए, पिछले महीने पटना में जो बैठक हुई उसमें शरद पवार की एनसीपी भी शामिल थी, लेकिन बैठक के कुछ दिनों बाद ही शरद पवार की पार्टी टूट गई और मीटिंग में शामिल रहे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल एनडीए के साथ चले गए। मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का मिलन अब भी अधूरा है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है। कर्नाटक में जेडीएस अब भी विपक्ष का हिस्सा नहीं है। मायावती की बीएसपी से विपक्ष की दूरी बनी हुई है। तेलंगाना के केसीआर भी इस गठबंधन में नहीं है। हालांकि विपक्षी कैंप के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल चुका है। लेकिन क्या ये एकता चुनाव में भी बरकरार रहेगी, इसको लेकर पक्के तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इन प्रदेशों के कांग्रेसी आप के साथ सहज नहीं है।
तो मीटिंग जारी है और महागठबंधन की बैठक में 26 दल शामिल हो रहे हैं। आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए उन दलों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से वो दल हैं जो महागठबंधन की ताकत के तौर पर देखे जा रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, एनसी और इसी तरीके से देखिए तमाम दल आपके सामने, हमने यहां उनके नाम लिखे हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं और उसकी ताकत के तौर पर ही देखे जा रहे हैं ये 26 के 26 दल। अब आपको लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो यानी कि बेंगलुरु, जहां पर यह मीटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि बैठक का जो पहला राउंड शुरू हो चुका है, उसमें क्या चल रहा है, अंदर से क्या जानकारी मिल रही है जैनेंद्र? बिल्कुल शिरीन, 26 दलों को न्योता दिया गया है। एनसीपी को छोड़कर बाकी 25 दल पहुंच चुके हैं बेंगलुरु और इस वक्त बेंगलुरु के 5 सितारा होटल जिसके बाहर हम मौजूद हैं उसमें जो बैठक चल रही है उसमें 25 दल के नेता, प्रमुख नेता मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई है। सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी जो नेता आए हुए विपक्षी दलों के उनका स्वागत किया है। कल जो मुख्य बैठक होनी है उसका जो एजेंडा है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ आंदोलनों की रूपरेखा बनानी हो या फिर साझा उम्मीदवार को लेकर के कमेटियां बनानी हो, साझा न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर के कल चर्चा होनी है। इन तमाम विषयों को लेकर खड़गे जो है एक संक्षिप्त आज जानकारी तमाम नेताओं को देंगे और इसके बाद आज का मुख्य आयोजन यानी कि डिनर शुरू होगा जिसमें कि सभी नेता एक साथ रात्रि भोज का लुत्फ लेंगे और नजदीकियां जो बढ़ रही हैं उसको और प्रगाढ़ता देने की कोशिश होगी। ठीक है, आप जैनेंद्र इस पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए बेंगलुरु में मीटिंग चल रही है, उसके बाद डिनर भी होना है, पहला दिन है आज। दूसरी तरफ कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होने वाली है। खबर यह है कि 38 दल इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। तो आइए बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है, जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बेंगलुरु में महागठबंधन की मीटिंग हो रही है तो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी भी सहयोगियों के साथ 18 जुलाई को मीटिंग करने जा रही है। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मीटिंग से पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद बिहार का सियासी समीकरण 2019 वाला नहीं है, लिहाजा बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और पासवान बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग की पार्टी एनडीए से अलग हो गई। हालांकि उस चुनाव में चिराग की पार्टी ने कुछ खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बाद में पार्टी टूट गई। चाचा पशुपति पारस पार्टी से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए और केंद्र में मंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक बार फिर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो रही है। चिराग पासवान के साथ ही बीजेपी ने जीतन राम मांझी को भी साथ ले लिया है। मांझी की भी दलित वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में चिराग और मांझी के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 50% लोग मानते हैं कि चिराग के साथ आने से बिहार में बीजेपी को फायदा मिलेगा। एनडीए की होने वाली बैठक में बिहार से चिराग पासवान, मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने वाले हैं। नीतीश से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई है। नीतीश जब 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं थे तब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और एनडीए से ही वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बने थे। बिहार में कुर्मी और कुशवाहा वोटरों को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है।
तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है। इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। बिहार में करीब 6% कुशवाहा वोटर हैं। बीजेपी ने कुशवाहा वोट बैंक के लिए ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में लिया और पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि से भी अमित शाह ने मुलाकात की। बिहार में कुशवाहा करीब 6% है, पासवान 6% और मांझी वोटरों की आबादी करीब 4% है। इन नेताओं को साध कर बीजेपी बिहार में इस 16% वोट बैंक को पक्का कर लेना चाहती है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर किया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थीं। तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। उस वक्त शिवसेना 2 टुकड़ों में नहीं बटी थी, लेकिन अब शिवसेना 2 टुकड़ों में बट चुकी है और एनसीपी का भी बंटवारा हो गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जोड़-तोड़ वाला गणित सेट कर दिया है। तो देखिए, 26 दलों के साथ महागठबंधन अपनी ताकत दिखा रहा है और कुल 38 दल एनडीए में भी हो गए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन इनमें से 25 दलों की जानकारी हमारे पास है। बिग स्क्रीन पर आप वो पार्टियों के नाम भी देख रहे हैं जो एनडीए के ताकत के तौर पर अब दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के साथ अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उधर एनसीपी अजीत गुट, शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रीय लोक जनता दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और इसके साथ आप नीचे कुछ और पार्टियां भी देख रहे हैं जो सीधे सीधे एनडीए के कुनबे को बढ़ा रहे हैं, उसकी मजबूती के तौर पर देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत के लिए पूर्वांचल का किला दुरुस्त कर लिया है। राजभर और दारा सिंह के जरिए बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल में परचम लहराने की है। अब नजर जो है वो पश्चिम पर है। दारा सिंह चौहान बीजेपी में लौट आए हैं। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन 24 के चुनाव से पहले दारा सिंह की जरूरत को समझते हुए बीजेपी ने वापसी का दरवाजा खोल दिया। आज हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दोनों डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय जोगी जी के सरपरस्ती में, दिशा निर्देशन में आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। दारा सिंह चौहान 2015 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। तब पार्टी ने इन्हें ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। दरअसल दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल के अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स में अच्छी पकड़ मानी जाती है। दारा सिंह नोनिया बिरादरी से आते हैं, जिसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में अच्छी खासी तादाद है। नोनिया बिरादरी ऐसा दावा करती है कि उसके समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 10% है। पूर्वी यूपी में दबदबा रखने वाले दारा सिंह चौहान बीजेपी में लौटे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर की वापसी एनडीए में हो गई है। 2019 के चुनाव से पहले राजभर एनडीए से अलग हो गए थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। माना जाता है कि राजभर और दारा सिंह चौहान के बीजेपी से दूर होने का नुकसान पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीटें मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। अब इन दोनों नेता को साध कर बीजेपी ने पूर्वी यूपी का समीकरण सेट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और राजभर जी बड़े नेता है हमारी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में जिसको भरोसा है मैं सबका स्वागत करता हूं और सभी मेरे मित्र हैं। और जब किसी का मन करे भाजपा के साथ आने का, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा रखने का हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उधर पश्चिमी यूपी की बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। जयंत भले ही विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे हैं, लेकिन अब भी उनका मन डोल रहा है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप
हमेशा के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आप एबीपी के साथ ही काम करेंगे या यहीं रिटायर होंगे, इसी माइक को पकड़ के जाएंगे या कुछ और भी कर सकते हैं। राजनीति जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दल के भविष्य को देखूं और उसे सुनिश्चित करूं। जैसा भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, जनता चाहेंगे, हमेशा उसी आधार पे हम लोग फैसले लेते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पूरब का किला बीजेपी ने दुरुस्त कर लिया है। अब जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर पश्चिमी यूपी का गणित भी बीजेपी के पक्ष में मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान में हुए एक घूस कांड की, जिसका खुलासा कल हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी हुई और विवादों के तार कवि कुमार विश्वास के घर तक पहुंच गए। गोपाल केसावत को राजस्थान एसबी ने कल रिश्वत के केस में गिरफ्तार किया और अब इस विवाद में कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का नाम भी जुड़ रहा है। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसमें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्य मंजू शर्मा का नाम लिखा हुआ है। पूरा मामला आरपीएससी की अधिशासी अधिकारी परीक्षा में ओएमआर शीट बदलवाने का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मंजू के नाम पर ही गोपाल केसावत पैसे मांग रहा था। मामले की जांच कर रहे एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी अभी शुरुआती जांच में आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी सदस्य के इस घूस कांड में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक गोपाल केसावत का किसी भी आरपीएससी के मेंबर से या किसी भी भर्ती प्रक्रिया की संस्था से जुड़े होने का कोई साक्ष्य, कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं आया। एसीबी ने ट्रैप कर केसावत को 18 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पूरे मामले की सीबीआई से ईडी से जांच करवाई जाए, जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैं कहूंगा गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कि यदि आप वास्तव में गांधीवादी हैं तो पूरे मामले को खुद लिखकर सीबीआई को आप जांच करने के लिए दें, सीबीआई इसकी जांच करे। एसीबी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी केसावत और उससे जुड़े लोगों के कॉल डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है। एक बार फिर स्वागत है आपको और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, बेंगलुरु में जिस तरीके से विपक्ष की बैठक चल रही है, ताकत दिखाने की जो कोशिश हो रही है, तमाम दलों को एकजुट करने की, विपक्ष की बैठक के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी, आज और कल। पहला दिन और पहले राउंड की जो मीटिंग है वो भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद डिनर भी होगा, लेकिन अंदर की तस्वीरें, क्योंकि 26 दलों को एकजुट करने का जो दावा था वो इन तस्वीरों के जरिए उसकी तस्दीक होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सवाल अब भी ये है कि क्या 24 तक ये सब साथ आ पाएंगे। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको बता दूं, चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। चिराग पासवान के शामिल होने की जानकारी जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके चिराग पासवान को एनडीए का सदस्य होने की उन्होंने ये औपचारिक एक तरीके से जानकारी दी है। अब तक देखिए, उनको न्योता दिया गया था, लेकिन अभी ऑफिशियल इंतजार हो रहा था अनाउंस होने का और जेपी नड्डा ने यह आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। इस खबर पर नजर हमारी रहेगी।